आज के मेरे इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी एसएफ एग्जाम के नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एक्चुअली सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट टॉपिक है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन क्या है, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड की है। तो मैंने पेपर का एनालिसिस किया 2016 और 17 के एग्जाम में जो आए हैं। पेपर में जो चीज आई है वो ज्यादातर जो है पॉइंट है वो फोकस करना चाह रही है। एक तो काइनेटिक्स पे जो छोटा सा पॉइंट उसमें यूनिट के लिए पूछा गया है, दूसरा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन पे, साथ ही साथ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे। तो इस टॉपिक पे डिस्कस मैं आज करता हूं और अगले वीडियो में मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन वो है जिसमें कोई केमिकल कंपाउंड एक रिएक्टेंट अभिकारक की तरह व्यवहार करता है और वो किसी कंडीशन में या किसी की उपस्थिति में, प्रेजेंस में प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ये सब जानते हैं, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, 9th का कॉन्सेप्ट है, 8th का कॉन्सेप्ट है कि एक रिएक्टेंट होगा और एक क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। बट उस केमिकल रिएक्शन के अलग अलग टाइप्स हमको पढ़ने हैं। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की। क्या चीजें रिवर्सिबल होंगी, क्या चीजें इरिवर्सिबल होंगी। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है क्या चीज, तो चलिए मैं बात करता हूँ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल को हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणी, है ना, और इरिवर्सिबल को बोलते हैं अनुत्क्रमणी। इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जो चीज, जो केमिकल रिएक्शन एक डायरेक्शन में जाएगी और वापस नहीं आएगी, वो रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और जनरली वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। और जो रिएक्शन सामने डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में जाने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस आती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। वैसे तो देखा जाए नेचर में जितने प्रोसेस होते हैं जनरली सभी के सभी क्या है, इरिवर्सिबल है। आप समझिए इस बात को। जैसे कि हमारी एज का बढ़ना नेचुरल प्रोसेस है, तो नेचुरल है तो हमारी एज का वापस कम नहीं हो सकती, तो ये कैसी है, इरिवर्सिबल। पेड़ का बढ़ना इरिवर्सिबल, हवा का चलना इरिवर्सिबल, सब कुछ क्या है, इरिवर्सिबल है। तो नेचुरल प्रोसेस जो होती हैं वो सभी इरिवर्सिबल होती हैं जनरली, और सभी की सभी स्पॉन्टेनियस होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, ठीक है। और हम जो काम करते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में जाएगा, उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ क्रिएट किए हैं, इन पॉइंट्स के बेस पे मैं उनके बीच में डिफरेंस बताना चाहूंगा। डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, मैं बात कर रहा हूं इरिवर्सिबल की, इरिवर्सिबल, और इधर लिखता हूं रिवर्सिबल, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होंगे जो वन डायरेक्शन में चलेंगे, एक ही दिशा में चलेगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। मतलब वो रिएक्टेंट से क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरी रिवर्सिबल क्या होगी, ये बोथ डायरेक्शन में चलता है। बोथ मतलब एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड। मेरे पिछले वीडियो में जहां मैंने बात किया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, जब मैंने पढ़ाया था, तो वहां मैंने एक टाइप का रिएक्शन बताया था जो दोनों डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलता है, वो इक्विलिब्रियम है। तो आप सोचिए कि इक्विलिब्रियम आएगा कहां, ऐसे ही रिएक्शन में आ सकता है जिसमें वो दोनों डायरेक्शन में चल रहा हो, मतलब किसमें, रिवर्सिबल में। मैंने वहां भी ये चीज डिस्कस किया था। तो सीधी सी बात ये है कि जो इरिवर्सिबल होते हैं ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर सकते हैं, तो सॉरी, इरिवर्सिबल होते हैं वो इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और जब तक वो दूसरे डायरेक्शन में नहीं आएगा वापस, तब तक उन दोनों की स्पीड सेम कैसी होगी। तो इसलिए इक्विलिब्रियम होने के लिए जरूरी है कि रिएक्शन कैसा हो, रिवर्सिबल हो। तो इक्विलिब्रियम में मैं लिख सकता हूं यहां, दे डू नॉट अटेंड इक्विलिब्रियम। जहां पे रिवर्सिबल जो है वो क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं इक्विलिब्रियम आसानी से, ठीक है। अभी बात करते हैं कंप्लीशन की। जो रिएक्शन एक डायरेक्शन में चल रही है वो ऑलमोस्ट कभी ना कभी कंप्लीट तो हो ही जाएगी। क्यों कंप्लीट होगी, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जाके मुझे यहां से वहां जाना, चला गया, प्रोसेस खत्म। तो इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, या 99% बोले या 100% बोले, ये रिएक्शन जो है कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, गो फॉर कंप्लीशन, ये कंप्लीट होते हैं। कंप्लीशन मतलब ये रिएक्शन पूरे हो जाते हैं, जाके थम जाते हैं कि भैया पूरा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। वहीं पर बात कर रहे हैं रिवर्सिबल की, तो यहां पर ऐसा है कि कंप्लीट तो ये कभी नहीं होगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं नेवर गो फॉर कंप्लीशन, ये कभी कंप्लीट नहीं होते। तो कंप्लीट नहीं होते तो फिर रिएक्शन का मतलब क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन का हम करेंगे क्या। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये कंप्लीट नहीं होते और जनरली कंप्लीट नहीं होते। तो इसके लिए हमको करना क्या है, तो अगर हमको प्रोडक्ट चाहिए तो अगर रिएक्टेंट,
ठीक है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले साइन भी बता देता हूं कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है तो ये वाला साइन लगता है 1 एरो वाला, और वहीं रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है और वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है तो ये वाला साइन लगता है रिवर्सिबल के लिए, या इक्विलिब्रियम के लिए भी यही साइन लगता है। तो ये इरिवर्सिबल का है, ये रिवर्सिबल है। अब सोचने की बात जो मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा था, क्या नेवर गो फॉर कंप्लीशन, अगर ये कंप्लीशन में नहीं पहुंचा तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा कैसे, तो ये सोचने की जरूरत हमको नहीं है, हमको जितना प्रोडक्ट चाहिए हम वहां से निकाल लेंगे। जैसे कि आपने अमोनिया बनाने की विधि तो देखी होगी, पढ़ी होगी, हेबर प्रोसेस, ये भी एक टाइप का इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। क्या रिएक्शन होता है, N2 + 3H2 2NH3। अब कहा जाता है कि ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, बट होता तो है। अगर 10% भी ये रिएक्शन होता है तो अगर मैं इनके 100 मोल लूंगा तो कम से कम 10 मोल तो वो बनेंगे ही। तो जितने मोल्स बनते जाने उसको बाहर निकलते जाओ, मतलब टाइम टू टाइम हमको क्या करना है, टाइम टू टाइम हमको उनको क्या करना है, बाहर निकालना है, प्रोडक्ट को बाहर करना है। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट बाहर करेंगे, यहाँ जो है वो कम हो जाएगा, तो ये रिएक्शन फिर से आगे बढ़ेगा, और फिर से आगे बढ़ेगा, और फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फिर जितना प्रोडक्ट है वो बाहर ले लीजिए। तो हमको प्रोडक्ट मिलने से मतलब है ना, तो चाहे वो इरिवर्सिबल हो चाहे वो रिवर्सिबल हो, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि 100% रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 100% प्रोडक्ट, बट इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं उन प्रोडक्ट को अगर हम बाहर करते हैं तो रिएक्टेंट फिर से इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर से वो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में चला जाता है। लेकिन ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, इनको कंप्लीट होते ही नहीं है, या तो फिर बहुत समय लगता है इनको कंप्लीट होने में। तो हमको केवल प्रोडक्ट से मतलब है, तो हम वहां से प्रोडक्ट बाहर निकाल सकते हैं। जितना भी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम के पहुंचते तक बनता है उतना प्रोडक्ट हम वहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल है, कौन सा रिएक्शन इरिवर्सिबल है। तो इसको पहचानने के लिए मैं कुछ इक्वेशंस यहाँ पर लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में जो एक्चुअल में रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल हम कैसे पहचानें। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आए भी हैं पिछले एग्जाम्स में एसीएफ के, तो हम लोग देखते हैं कैसे हमको करना है। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेंगे और समझ लेंगे बात को। तो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन मैंने लिखे हैं, इसके मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा पहले, है ना। तो प्रोडक्ट अगर मैं बनाता हूँ, AgNO3 जो है अगर रिएक्ट करता है KCl के साथ, तो आपको पता होगा कि ये बनता क्या है, AgCl + KNO3। और इस प्रोडक्ट में जो AgCl है आपको पता है ये सॉलिड फॉर्म में जाके क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है और छेद बन जाता है, तो ये क्या है, सॉलिड बन जाएगा और ये नीचे जाके बैठ जाएगा उस रिएक्शन कंटेनर में या पात्र में, जिस पॉट में जिसमें आपने बनाया। तो जब ये नीचे जाके बैठ गया सॉलिड फॉर्म में, ये ठोस लिख सकता हूं हिंदी में, तो ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में नीचे जाके बैठ गया, है ना। वैसे ये वाले हम देखेंगे, लेड नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है पोटेशियम क्रोमेट के साथ, तो ये बनाता है लेड क्रोमेट प्लस KNO3 ट्वाइस। इसमें भी ये वाला जो है, ये नीचे का जो साइन लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि वो नीचे जाके बैठ रहा है, बैठ रहा है मतलब वो सॉलिड जाके जम जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये मैं यहाँ के एग्जांपल से नहीं ले रहा हूँ, जैसे हम पानी को उबालते हैं, तो पानी को उबालते हैं तो क्या होता है, पानी को उबालते हैं तो कुछ आपको बर्तन में नीचे सफेद सफेद जमा हुआ दिखाई देता है, वो क्या एक तरीके का प्रेसिपिटेट कहलाता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, बट यहाँ मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये प्रेसिपिटेट नीचे जाके बैठ जाता है, वैसे ये भी नीचे जाके बैठ जाता है। यहाँ ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, सफेद रंग का एक प्रेसिपिटेट होता है, यहाँ ये लगभग येलो रंग का प्रेसिपिटेट होता है। कलर से मतलब नहीं है हमको यहाँ पर, मतलब इस बात से है कि वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्या होगा, या तो ये साइन दिया रहेगा या तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ठोस रूप में जाके जम गया। तो 2 चीजें देखनी होंगी, या तो ये वाला साइन देखना है नीचे बैठने का इस तरीके का, या फिर यहाँ ठोस या सॉलिड लिखा होगा। ठोस या सॉलिड लिखा है इसका मतलब वो नीचे जाके बैठ गए। ऐसे किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों इरिवर्सिबल है, क्योंकि वो ठोस जब जम चुका है तो अब वापस वो रिएक्शन नहीं करने वाला है। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं इस टाइप के। तो पहली कंडीशन क्या है, ऐसे किसी भी रिएक्शन में अगर कोई प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब अवक्षेप का बनना,
तो उस तरह के सभी रिएक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय। ठीक है, तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है या रिएक्शन है। तो ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें कोई भी प्रेसिपिटेट बना मतलब वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अगला पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, तापी विघटन हुआ है लगभग 1200 केल्विन टेम्परेचर पे। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूटता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। अब इसमें मैंने नीचे का साइन नहीं दिया लेकिन सॉलिड लिखा है, मतलब सॉलिड तो है, वहां पर काम कर रहा है। बट मेन काम यहाँ क्या हो रहा है कि CO2 जो बन रही है गैस बन रही है। अब दो कंडीशन है, अगर कहीं पर भी गैस फॉर्म हो, गैस फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस बनती है प्रोडक्ट के रूप में, तो वो अगर वो आपने जो रिएक्शन करा रहे हैं वो खुले में करा रहे हैं, खुले पात्र में करा रहे हैं, तो ये गैस क्या होगी, बाहर चली जाएगी। ये साइन का मतलब क्या होता है, उड़ जाना या बाहर चले जाना। तो अगर आप इसको ओपन करा रहे हैं, ओपन पॉट में, ओपन वेसल में, तो इस तरीके से क्या होगी, बाहर चली जाएगी। और जब ये बाहर चली गई तो रिएक्टेंट में बचा सिर्फ CaO। तो क्या ये वापस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो जब ये वापस नहीं आ पाएगा मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया, इरिवर्सिबल, सिंपल। तो ये रिएक्शन जाता है इरिवर्सिबल की तरफ। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप किसमें कराएंगे, एक बंद पात्र में, एक क्लोज्ड वेसल, एक बंद पात्र में कराएंगे, तो क्या CO2 गैस जो है वो बाहर जा पाएगी, नहीं। और जब ये बाहर नहीं जाएगी तो आपने गर्म तो किया हुआ है, जैसे ही वो ठंडा होगा रूम टेम्परेचर पे, 1200 डिग्री पे तो यहां जा रहा है, बट रूम टेम्परेचर लगभग 300 केल्विन पे, वापस जो है ये रिएक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट में, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे CO2 गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट को कई जगह, कई टाइप के एनालिसिस में या रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस में होता है, जिसकी जरूरत नहीं होती है, उसको सोखने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है या उसको लेते हैं। तो ये वो बात की बात है। हम यहाँ बात जो करना चाह रहे हैं वो ये कि ये रिएक्शन जो है रिवर्स हो रही है, तो इस समय ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। तो समझ में आया, अगर कहीं कोई गैस बन रही है तो वो गैस को उड़ जाए तो वो इरिवर्सिबल, उड़ गया तो वापस वो रिएक्शन तो होगी नहीं रिवर्स डायरेक्शन में। लेकिन अगर वो नहीं उड़ा, आपने उसको बंद करके रखा हुआ है कंटेनर को, तो ठंडा होने पे या जो भी उसका टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे वो रिएक्ट करना चाहता है, उस टेम्परेचर पे वो वापस जो है उस प्रोडक्ट में या अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन भी क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं क्लोज वेसल में। लेकिन ओपन कंडीशन में ये कैसे हैं, इरिवर्सिबल। और ये वाले जो है ये ओपन हुए तब भी, क्लोज हुए तब भी, ये इरिवर्सिबल ही होगा, क्योंकि ये बाहर नहीं जा रहे हैं, नीचे बैठ रहा है, नीचे प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। इसके बाद जो मैं बताता हूं तीसरा पॉइंट, वो है एसिड बेस रिएक्शन के बारे में। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है एसिड बेस। आपने एसिड बेस के बारे में पढ़ा भी। सोचने की बात यह है कि एसिड बेस रिएक्शन कब रिवर्स होंगे और कब ये रिवर्स रहेंगे। तो समझना क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो ये बनते क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह से अपना H+ देता है और स्ट्रॉन्ग बेस पूरी तरह से अपना OH- दे देता है, तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन करते हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वो H2O बनाते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। लेकिन इसको छोड़कर एक्सेप्ट दिस इक्वेशन, मतलब इसके मैं अगर उदाहरण दूं तो जैसे HCl + NaOH है ना, या H2SO4 + KOH, इस टाइप का कोई भी रिएक्शन आपको देखने को मिले तो ये सभी इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल इरिवर्सिबल होगा। दूसरी बात, अगर इनमें से कोई भी एक वीक हुआ, वीक एसिड हुआ, तो क्या कंडीशन होगी, जैसे NaOH हो गया
और CH3OH हो गया, इसका रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, CH3COONA बनेगा प्लस क्या बनेगा, H2O। वहीं पे अगर हम बात करें KOH हो गया और HCN हो गया तो क्या बनेगा, ये KCN बनेगा प्लस क्या बनेगा, H2O। तो इन दोनों केस में आप यहां देखेंगे ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसा है, वीक एसिड, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसा है, वीक एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस ले लेता हूं NH4OH तो ये बनाएगा NH4Cl प्लस H2O। ये सभी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। तो यहाँ क्या हो रहा है आप देखिए, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और ये कैसा है, वीक बेस। बस आपको यही पहचानना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। इसमें ये देख रहे हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन में दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है तो वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। लेकिन अगर उसमें कोई एक भी या दोनों वीक एसिड या बेस हुए तो वो रिएक्शन क्या होगी, पूरी तरह से रिवर्सिबल हो सकती है। तो ऐसे रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में। इसी तरह से एक और चीज है, एक और पॉइंट है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसको हम लोग बोलते हैं कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है दहन। वो सभी केमिकल रिएक्शन जिसमें कंबस्शन होता है या दहन होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूरी तरह से कोई बर्न हो जाता है, तो वो रिएक्शंस में क्या होती है, बहुत कम चांसेस, मतलब 1% बोला जाए चांसेस है उसके रिवर्स होने के। जैसे कि अगर हम बात करें CH4 प्लस 2O2 तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा CO2 प्लस H2O, है ना, इस तरीके से। तो ये रिएक्शन के पूरे चांसेस किसके होते हैं, इरिवर्सिबल के होते हैं। तो जो कंबस्शन रिएक्शन है जनरली वो क्या होंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी इनमें से इक्वेशन देगी, इनमें से ही नहीं कोई दूसरा इक्वेशन भी देता है, तो आपको पहचानना है उन कंडीशंस को। तो मैंने क्या क्या कंडीशन बताई, पीछे से चलता है। एक तो कंबस्शन प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। दूसरी बात हमने की एसिड बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। बाकी सभी जो होते हैं जिसमें वीक होगा वो क्या हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है। इसके पहले मैंने किसके बारे में बात किया था, है ना, तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन होता है, सॉलिड बनता है, तो उसमें वो भी कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। कहीं गैस बन रहा है और अगर आप उसको बाहर जाने नहीं दे रहे हैं तो भी वो इरिवर्सिबल होगा। लेकिन अगर गैस बाहर जाने नहीं दे रहे हैं तो वो रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन अगर वो बाहर चली गई गैस तो वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिस बेस पे क्वेश्चंस भी आए हैं, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर, तो इसलिए मैं टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का नाम से ही पता चलता है। एक्सो का मतलब बाहर जाना और एंडो का मतलब अंदर। तो एक्सो का मतलब बाहर क्या चीज निकलेगी, हीट। तो हीट अगर बाहर निकलेगी तो हीट का क्या होगा, लॉस होगा, नुकसान होगा। वहीं पे हीट क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट गेन। तो जहां हीट उष्मा का एक्सेप्शन हो रहा है, उसको लिया जा रहा है, हीट गेन हो रही है, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। वहीं पे जहां एक्सोथर्मिक क्या होगी, जहां हीट का क्या होगा, लॉस होगा। इसको मैं एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट से समझाने की कोशिश करता हूं। इसके लिए मैं आपको ये एक ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, इसके लिए टर्म यूज होगा एंथैल्पी का। एंथैल्पी का मतलब क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन जैसे हो रहा है, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर दिए, या कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं आपस में। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या देंगे, CO2। अब या तो यहां से एनर्जी निकलेगी या तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। आपको पता है इस रिएक्शन में कार्बन जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है और थोड़ी सी स्पार्क की जरूरत होती है, थोड़ी सी हीट की जरूरत होती है, और वो क्या होते हैं, फिर बर्न होना शुरू हो जाता है, मतलब लकड़ी का जलना। तो जब ये रिएक्शन होती है तो वहां से एनर्जी निकलती है, आपको पता है हीट निकलता है, मतलब वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। तो इस केस में एक्सोथर्मिक को समझने के लिए ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट कार्बन तो अकेला है, कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड्स हैं, वहीं ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इन बॉन्ड का जितना भी स्ट्रेंथ होगा, अगर मैं ऐसे समझाऊं, इन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है
उनके ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी उनके बीच में है, जितनी एनर्जी हमको चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, वो उनकी क्या है, एंथैल्पी है, जिसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट में अगर मैं इसको एंथैल्पी से दर्शा रहा हूं तो मुझे यहां सिर्फ दो चीजें बतानी होगी कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी कितनी है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी है। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी यहां आ रही है, मतलब ये एक ऑर्डर है, मान लो ये 200 है, तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी अगर 200 है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी होगी वो रिएक्शन के बाद देखते हैं। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन पहले एक एनर्जी लेवल तक पहुंचेगा। क्यों पहुंचता है यहाँ तक? जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो ऐसे नहीं मिलती कि आपस में रख दिया तो वो रिएक्शन हो जाएगा। उन दोनों को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, जिस एनर्जी पर पहले वो जाएंगे आपस में, चाहे वो टेम्परेचर के कारण हो या किसी और रीजन से हो, उस एनर्जी तक पहुंचेंगे और उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाएंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए। तो अगर रिएक्टेंट इस एनर्जी तक पहुंचेगा और उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा और उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी या उसकी एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से क्या होगी, कम होगी, मतलब मैं उसको यहां लिख सकता हूं, सपोज वो 100 है या सपोज मैं लिखता हूं 90 है, तो 90 जूल लिख लिए और ये 200 जूल। तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी 200 जूल, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी हुई, 90 जूल। तो वो एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट को पार करके यहां तक पहुंचे हैं। तो ये जो जितनी एनर्जी इनको जरूरत पड़ी है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसको हिंदी में कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, सेकंड, या इसको बोलते हैं दहली ऊर्जा, हिंदी में कहते हैं इसको दहली ऊर्जा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? तो यहां तक की एनर्जी, वो एनर्जी किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए चाहिए, वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। दूसरी चीज, इसके पास खुद के पास 200 की एनर्जी है, इसको यहां तक पहुंचने के लिए भी कुछ है, सपोज ये 1000 है, तो मान लो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको 1000 जूल की एनर्जी चाहिए, उसके पास खुद के पास 200 जूल की एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी उसको 1000 तक पहुंचने के लिए चाहिए? तो वो एनर्जी जो इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए चाहिए, जो कि एक्चुअली 800 है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको EA से दर्शाते हैं। तो ये कौन सी एनर्जी है, यहां अलग से लिख दे रहा हूं, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, या इसको हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। ठीक। तो ये एक्सोथर्मिक में ये सारी चीजें बताने का मतलब क्या है? तो एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी साइड में रखते हैं। एक रिएक्टेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट तक एनर्जी तक जाता है और वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो अगर रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट जो बना है उसके बॉन्ड जो है उससे क्या है, कमजोर है, तो इसका मतलब क्या होगी, वहां से हीट का लॉस हो रहा है। कितने हीट का लॉस हो रहा है वो इनके गैप से पता चल जाता है। आप गैप देखोगे तो या हम इसको ऐसा ही निकालते हैं, तो इसको हम दर्शाते हैं किससे, डेल एच से। तो डेल एच क्या होगा, फाइनल एच क्या है, प्रोडक्ट, माइनस इनिशियल एच क्या है, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, 90, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, 200, तो ये कितना होगा, माइनस 110। ये वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो क्यों आई है निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर जो एंथैल्पी है प्रोडक्ट की वो क्या है, कम है, किससे, रिएक्टेंट। तो इस केस में डेल एच की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस, मतलब निगेटिव। तो जहां डेल एच का मान निगेटिव आता है ऐसे रिएक्शंस क्या है, एक्सोथर्मिक। या जहां हीट का लॉस होता है, कितने हीट का लॉस हुआ, खुद के पास कितना था, 200 एनर्जी। अब जब वो प्रोडक्ट बन गया, अब कितना उसके पास, 90, तो कुछ एनर्जी रिलीज हो गई है। कितनी एनर्जी, 110 के जूल की एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हीट का लॉस हुआ है। तो वो लॉस हम निगेटिव से दर्शा रहे हैं और वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए है। तो डेल एच का मान क्या है, निगेटिव। अब डेल एच का मान पॉजिटिव भी आएगा कब, जब प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक। समझिए, बस इसका उल्टा कर लीजिए। अब रिएक्शन में HR रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होगी, रिएक्शन तक पहुंचेंगे, अब प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होगी। चलिए अब HP की वैल्यू क्या होगी, सपोज 200 ही हो गई, इसकी वैल्यू सपोज कितनी थी, 70 थी। तो डेल एच का मान कितना होगा, तो HP माइनस HR, है ना। तो HP का मान कितना है, 200, HR का मान कितना है, 70, तो ये कितना आया, 130। वो भी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो जहां डेल एच का मान पॉजिटिव वैल्यू आती है वो क्या होता है,
एंडोथर्मिक। जहां डेल एच का मान नेगेटिव वैल्यू आती है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। करेक्ट। तो एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एंथैल्पी हमेशा रिएक्टेंट की एंथैल्पी से क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर से कह रहा हूं, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा होगी, वहीं एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम होगी। और एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड की एनर्जी है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो अब कुछ एग्जांपल से आप लिखते कैसे हैं, इसको लिखना है तो जैसे C+O2, इसको मैं दो तरीके से लिखूंगा। या तो मैं लिखूंगा C+O2 गिव्स CO2, क्योंकि इसमें लगभग 94.3 किलो कैलोरी की एनर्जी रिलीज होती है, तो मैं यहां लिखूंगा प्लस 94.3 किलो कैलोरी। या फिर इसको कैसे लिखूंगा, C+O2 गिव्स CO2, तो इसके लिए जो डेल H है वो होगी माइनस 94.3 किलो कैलोरी। ये रिएक्शन में लिखने का तरीका है। और ये अगर सिर्फ रिएक्शन लिख रहे हो तो डाटा जो है अलग से लिखना चाहते हैं तो यहाँ ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी और यहाँ ये राइट साइड में पॉजिटिव का साइन होगा। वही एंडोथर्मिक को मुझे लिखना है तो जैसे कार्बन और अगर हम सल्फर का रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है कार्बन सल्फाइड। लगभग 21 किलो कैलोरी की एनर्जी यहाँ एब्सॉर्ब होती है, तो यहाँ लिखूंगा माइनस 21 किलो कैलोरी। लेकिन अगर मुझे दूसरे तरीके से लिखना है तो कैसे लिखूंगा इसको, डेल एच के फॉर्म में, तो डेल एच बराबर क्या होगा, प्लस 21 किलो कैलोरी। तो यहाँ देखिए डेल एच का मान पॉजिटिव है, यहाँ डेल एच का मान क्या है, नेगेटिव है। तो जहां केमिकल रिएक्शन में आपको डेल एच नेगेटिव दिख रहा है, लिखा हुआ नेगेटिव दिख रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक है पहचानने के लिए। और जहां ये पॉजिटिव दिख रहा है वो क्या है, एंडोथर्मिक है। और ग्राफ से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या चीज है। ठीक है, तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होंगे, स्पॉन्टेनियस बोले तो अपने आप होंगे, उसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे रिएक्शंस जो है उसको हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोसेस का बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के या एक्सटर्नल एनर्जी के अपने ही आप वो प्रोसेस हो जाना, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं कह रहा हूँ, तो वो कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको समझने के लिए उस रिएक्शन के बारे में, देखिए कोई रिएक्शन को देख के हम, अगर मैं इसको नीचे गिराऊंगा तो ये गिर जाएगी अपने आप, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो पेन है वापस उठकर आ जाए, तो ये उठकर नहीं आएगी, तो ये वो प्रोसेस कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये देख के हम कुछ चीजों को बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके डाटा के थ्रू हमको पहचान लगाना होता है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो डाटा जो है कैसे मिलेगा, आपको तीन फॉर्म में मिलेगा। या तो आपको गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू देगी, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है ना, उसी तरीके से एंथैल्पी की वैल्यू देगी या एंट्रोपी की वैल्यू देगी। अगर इन वैल्यूज को आपको दिया है तो आप देखिए कैसे पहचानेंगे कि वो जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पिछले साल आए हैं, तो इसी वजह से मैं ये टॉपिक यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। अभी मैं केवल उन टॉपिक्स का ही डिस्कशन कर रहा हूँ जो एग्जाम में आए हैं और जिस तरीके के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और भी ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आए, उनके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनिटी की, स्वतः, है ना, हिंदी में कहते हैं इसको स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, स्पॉन्टेनिटी, स्वतः अपने आप होने वाली अभिक्रिया। तो अगर कोई प्रोसेस स्वतः कब होगी, तो ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, इस बात पर भी निर्भर करता है। इसको मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। कुछ टर्म्स हैं वो जान लीजिए इससे पहले। डेल जी, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है वो जान लीजिए। गिव्स फ्री एनर्जी मतलब वो एनर्जी है जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जिसको हम अलग अलग वर्क में यूज लाते हैं, वर्क में यूज करते हैं। लेकिन ऐसी एनर्जी जिसको हम अभी तक वर्क में कन्वर्ट नहीं किए हैं और जिसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कहलाती है गिव्स फ्री एनर्जी। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके बारे में, बस ये जानिए कि गिव्स फ्री एनर्जी होती है डेल जी माइनस टी डेल एस। ये इंपॉर्टेंट।
तो डेल एच माइनस टी डेल एस। एच क्या है? एंथैल्पी, जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था। डेल एस क्या है? एंट्रोपी है। एंट्रोपी क्या चीज है? ये सब मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बहुत स्मॉल में बता रहा हूँ। मुझे उस पॉइंट पे आना है जहां से एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं। तो छोटे छोटे बात को समझ लीजिए। डेल एच क्या? एंथैल्पी है, उसकी बॉन्ड की एनर्जीज हैं। और एस क्या है? एंट्रोपी है। एंट्रोपी कहने का मतलब जो चीज रैंडम होगी, ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा, ज्यादा बिगड़ा हुआ होगा, वो क्या है? एंट्रोपी उसकी ज्यादा है। ये इसी ऑर्डर को नापता है कि कितना कोई बिगड़ा है, कितना कोई सुधरा है। मतलब कितना कोई सिस्टम जो है वो व्यवस्थित है और कितना कोई सिस्टम अव्यवस्थित है। तो व्यवस्थित और अव्यवस्थित होना स्टेट ऑफ माइंड पे भी अब डिपेंड कर सकता है। भैया हम दिमाग से भी सोचते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, वो क्या है? उसका एंट्रोपी ज्यादा है। ये ऐसा समझने के लिए। तो यहाँ हम लोग बात करें सिस्टम की, तो सिंपल एस डेल एस के टर्म्स में अगर बात करूं तो जैसे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। केमिस्ट्री वाले तो इस टर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं, और जिनका केमिस्ट्री से वास्ता नहीं है उनके लिए बहुत सिंपल है कि गैस बहुत दूर दूर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, डिसऑर्डर्ड होते हैं, तो उनकी जो एंट्रोपी है वो ज्यादा होगी। लिक्विड की एंट्रोपी उनसे कम होगी और वहीं सॉलिड की एंट्रोपी उनसे भी कम होगी। जो ज्यादा डिसऑर्डर्ड है उसकी एंट्रोपी ज्यादा। तो ये कुछ टर्म्स हैं। अब डेल जी का मान इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो हम कहते हैं कि प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। वहीं डेल जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप वो प्रोसेस नहीं होने वाली। वहीं डेल जी की वैल्यू अगर जीरो होती है तो जीरो का मतलब हम बोलते हैं कि वो सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम क्या चीज है? तो हमको देखना ये है, अगर ये डाटा आपको कहीं दिया हुआ है तो उस डाटा को देख के ये समझना है कि ये वैल्यू नेगेटिव अगर आती है, इस इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव में जाती है, तो वो जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर वो पॉजिटिव आती है तो प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में। एक्सोथर्मिक का डेल एच कैसा था? नेगेटिव था, अभी अभी हमने देखा। अब कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वो कब स्पॉन्टेनियस होगा और कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहली कंडीशन देखते हैं कि अगर एंट्रोपी चेंज डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव है, पहली कंडीशन केस मान लीजिए, तो डेल एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो डेल जी की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि डेल एस तो नेगेटिव है, तो डेल जी क्या होगा? माइनस डेल एच, क्योंकि डेल एच नेगेटिव था, और माइनस टी डेल एस। ये तो फॉर्मूला है डेल एच माइनस टी डेल एस। यहां मैं माइनस क्यों लिखा हूं? क्योंकि डेल एच क्या है? नेगेटिव है, और ये तो माइनस है ही, और डेल एस भी क्या है? पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो ये टर्म नेगेटिव में रहेगा। जब ये दोनों टर्म नेगेटिव में है तो -3 -5 क्या होगा? -8, -2 -6 -8, -3 -9 -12, माइनस माइनस है तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देंगे, मतलब ये वैल्यू आएगी कैसी? नेगेटिव। और डेल जी अगर मुझे मेरा नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैं कह सकता हूं अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और उसकी एंट्रोपी कैसी है? पॉजिटिव है, तो वो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा हर एक कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो। दूसरी चीज, डेल एस पॉजिटिव होने का मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल एस का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डेल एच का मान 0 से छोटा है। ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर डेल एस का मान नेगेटिव हुआ तो, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हुआ तो तब क्या होगा? तो अगर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है तो उसको हम कैसे देखेंगे कि वो पॉजिटिव क्या, कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? तो डेल जी क्या होगा? क्योंकि एक्सोथर्मिक की बात चल रही है, डेल एच नेगेटिव है, माइनस टी, चूंकि हमारा डेल एस भी नेगेटिव है तो ये रिएक्शन क्या बनेगा? इक्वेशन क्या बनेगा? माइनस डेल एच प्लस माइनस माइनस प्लस टी डेल एस। अब ये वैल्यू नेगेटिव कब होगा? दो कंडीशन आ गई यहाँ फिर से। तो ये वैल्यू कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होगा? तो ये वैल्यू नेगेटिव कब देगा? जब डेल एच का मान बड़ा होगा टी डेल एस से, और पॉजिटिव कब देगा? जब डेल एच का मान छोटा होगा टी डेल एस से। आप देख लीजिए इस इक्वेशन को।
बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस इक्वेशन में डेल एच का मान अगर बड़ा हुआ तो पूरा टर्म निगेटिव होगा, अगर डेल एच का मान छोटा हुआ तो पूरा टर्म पॉजिटिव होगा। अब डेल एच बड़ा कब होगा? जब टी डेल एच छोटा होगा, और टी डेल एच छोटा कब होगा? जब टेम्परेचर कम होगा। तो मैं बोल सकता हूं एट लो टेम्परेचर ये प्रोसेस पॉसिबल है इस तरीके से, और एट हाई टेम्परेचर ये कंडीशन पॉसिबल है। तो अगर लो टेम्परेचर हुआ तो डेल जी निगेटिव होगा, और डेल जी निगेटिव हुआ तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और वहीं पे अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो डेल जी पॉजिटिव होगा, और डेल जी पॉजिटिव हुआ तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से चीजें काम करती है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, है ना। तो एग्जांपल ये है, जैसे कि बहुत सिंपल है, बर्फ का या पानी का बर्फ में जमना, वाटर का आइस में जमना, फ्रीज होना, फ्रीजिंग, ये कैसा प्रोसेस है इसके बारे में जरा आप सोचिए। तो इसको मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। पानी अगर बर्फ में जमेगी तो वो प्रोसेस आपके हिसाब से एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? बहुत सिंपल है। बर्फ को अगर हम हाथ में रखते हैं तो हमको ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि बर्फ जो है पानी पे चेंज हो जाती है और हमसे एनर्जी लेके चेंज होती है, मतलब वो हमसे एनर्जी ले रही है। तो ले रही है मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन जब बर्फ पानी में कन्वर्ट हो रहा है, उल्टा सोचिए, पानी का बर्फ में जाना, पानी की एंट्रोपी, एंट्रोपी की बात नहीं है, एंथैल्पी की। पानी जो है बर्फ में जब कन्वर्ट होगा तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, बाहर करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। और जब ये एक्सोथर्मिक है तो इसका डेल एच कैसा होगा? निगेटिव। ये एक चीज मुझे मिल गया, पानी का बर्फ में जाना। दूसरी चीज, पानी क्या है? लिक्विड है। बर्फ क्या है? सॉलिड है। लिक्विड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एंट्रोपी। एंट्रोपी जो है लिक्विड की क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी तुलना में? सॉलिड। सॉलिड की सबसे कम होती है। ज्यादा एंट्रोपी से कम एंट्रोपी में जा रहा है तो एंट्रोपी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर डेल एस का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा? डेल एस का मतलब फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल। फाइनल एंट्रोपी बर्फ की है माइनस इनिशियल पानी की है। इसको आप ऐसा लिखिए, एस बर्फ माइनस एस पानी। तो बर्फ की एंट्रोपी कम है, पानी की एंट्रोपी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या आ गई? निगेटिव। तो डेल एस निगेटिव, डेल एच निगेटिव, तो ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, तो डेल एच निगेटिव और डेल एस निगेटिव, ये कंडीशन स्पॉन्टेनियस कब होगी? लो टेम्परेचर पे। और हम जानते हैं कि पानी का बर्फ में जमना कब पॉसिबल है? ये आपका ये फ्रीजिंग जो हो रहा है ये तभी हो पाएगा जब आप इसको फ्रीजर पर रखेंगे, है ना। तो फ्रीजर पर ये प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है। क्यों स्पॉन्टेनियस हुआ फ्रीजर पे? क्योंकि फ्रीजर पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। तो लो टेम्परेचर पे ये प्रोसेस क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस। अब आप इसको फ्रीजर से हटा के बाहर रख दो रूम में, या फिर आप इसको हीटर में रख दो, इन दोनों ही केस में ये क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। आप अभी इस टेम्परेचर पे बाहर अगर आप पानी को रख देंगे और बोलेंगे कि बर्फ में जम जाए तो ये प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सिंपल है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। स्पॉन्टेनियस क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर कम है। और डेल एस निगेटिव था और डेल एच भी निगेटिव था। और ये पूरा कॉन्सेप्ट है स्पॉन्टेनिटी का। ये मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको। इसी तरीके से सेम तरीके से आप इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। किसके लिए? एंडोथर्मिक के लिए। इसको मैं अगर चेंज ना करना चाहूं, अगर मैं इसको एंडो बोलूंगा चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, बट आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एंडोथर्मिक मतलब डेल एच क्या होगा? पॉजिटिव। तो ऐसे ही आप उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको मैं डिस्कस करता हूं। फिर हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कैसे वो सॉल्व करना है। तो अब हम इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं। ये मैं उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो टॉपिक्स मैंने अभी पढ़ाए हैं, है ना। तो अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर 2016 में पूछा था कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा? सभी टेम्परेचर पे। तो सभी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमको चारों को चेक करना पड़ेगा, या तो जो तरीका मैंने बताया था उस तरीके से आप भी समझ सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डेल एच का मान 0 से बड़ा हुआ,
है ना। पहला, अगर डेल एच मतलब डेल एच पॉजिटिव है और डेल एस का मान भी बड़ा है तो डेल एस क्या है, पॉजिटिव है। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो डेल जी को चेक कर लीजिए, तो डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। अब इस कंडीशन में आपको पता है, आपको पूछा जा रहा है कि क्या सभी टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनियस होगा, तो डेल जी को सभी टेम्परेचर पे क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। अब आप सोचिए क्या ये इक्वेशन सभी टेम्परेचर पे नेगेटिव हो सकता है, नहीं, ये तभी नेगेटिव होगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर डेल एच बड़ा हुआ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। समझिए बहुत आसान है। तो ये वैल्यू जो है नेगेटिव कब देगा, जब टी डेल एस का मान बड़ा होगा किससे, डेल एच से, मतलब हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे ही ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो जाएगा अगर डेल एच बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है डेल एच बड़ा है, फिर से दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। डेल एच फिर से पॉजिटिव है और डेल एस का मान इस बार नेगेटिव है। अब फिर से यही चीज, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसको रखूं डेल एस नेगेटिव है माइनस डेल एस, ये वैल्यू क्या बनेगा, डेल एच प्लस टी डेल एस। दोनों टर्म पॉजिटिव में है तो किसी भी हाल में ये नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे टेम्परेचर कम हो या ज्यादा। मतलब हर कंडीशन में डेल जी आ रहा है पॉजिटिव, तो ये प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, चाहे कुछ हो जाए। अगर ये वैल्यू नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे, डेल एच लेस देन जीरो, मतलब तीसरे ऑप्शन में डेल एच जो है वो नेगेटिव है और डेल एस जो है वो पॉजिटिव है। तो ये वाला कंडीशन हम लोग अभी पढ़े भी थे कि डेल जी इक्वल्स टू डेल एच जो है वो नेगेटिव में है और डेल एस जो है वो पॉजिटिव में है। तो ये दोनों ही कंडीशन नेगेटिव के लिए साइन है, तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और ये कुछ भी करो, टेम्परेचर ज्यादा करो या कम करो, ये इक्वेशन में चूंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो हम बोल सकते हैं एट ऑल टेम्परेचर, सभी तापमान पर ये कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली। तो फिर इसको भी आप चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। 2017 में क्वेश्चन था कि रिवर्सिबल रिएक्शन इज, इसमें से रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको 3-4 बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए और आसानी से ये बन जाएगा। इस इक्वेशन में दिख रहा है एक्वस AgNO3 HCl से रिएक्शन कर रहा है, AgCl सॉलिड बन रहा है, ये प्रेसिपिटेट, ऐसा साइन नहीं दिया है बस हमको पता है इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल। तो ये हम काट देते हैं। यहाँ देखेंगे NaH2 का रिएक्शन हो रहा है, NaOH बना है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई तो रिएक्शन वापस जा नहीं सकता, तो ये भी कैसा हुआ, इरिवर्सिबल। NaOH और CH3 ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है। मैंने बताया था दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसी कंडीशन में वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। लेकिन कोई भी एक वीक हुआ तो प्रोसेस क्या हो जाती है, रिवर्सिबल। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यहाँ H2O भी होगा। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं। PbNO3 प्लस 2NaI, PbI2 क्या है, लेड। जब भी किसी हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे हैलोजन लेड का क्या बनता है, हैलाइड, जो कि क्या है, प्रेसिपिटेट होता है ना। तो ये लेड जो है यहाँ प्रेसिपिटेट बना रहे हैं अगेन, तो ये भी नहीं होगा, तो यही होगा, नन की ऑप्शन में था। आगे देखिए 2017 में कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है, पूछा है कि ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। कंडीशन देखिए, रिवर्सिबल इन क्लोज्ड, बंद है तो रिवर्सिबल होगा कि नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये बंद है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाएगी क्योंकि ये गैस है, और जब बाहर नहीं जाएगी तो ये रिवर्सिबल हो जाएगी। तो मैंने बताया भी था इसके बारे में, तो ये हमारा जो है सही हो सकता है। आगे भी पढ़ना है जरूर, ऐसा नहीं है कि पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया तो भैया दूसरा चेक ही नहीं करना है। ध्यान रखना, कभी भी पहला ऑप्शन चेक किया तो दूसरा, तीसरा, चौथा सब चेक करो भाई, तब तक चेक करो, कम से कम 3 ऑप्शन तो हमेशा चेक करने चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, इरिवर्सिबल इन ओपन। तो ओपन में क्या हो गया, बाहर निकल जाएगा, तो ये प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल। तो ये भी सही है। तो अब देखिए सी आता है बोथ ए एंड बी, तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा, सी बोथ ए एंड बी। आगे चेक कर लो, इक्वेशन इज रॉन्ग बोल रहा है भैया, इक्वेशन सही है, ये हमको मालूम है। तो ये तरीका है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और जो टॉपिक्स मैंने आज बताया उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आए हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस जो है इसमें आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। सिर्फ ये एनालिसिस था कि कैसे
क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे आएंगे। तो अगर कोई तरीका इसी में से कोई क्वेश्चन आना है तो यही पैटर्न चेंज कर देगा। कई बार नॉन स्पॉन्टेनियस पूछ देगा, टेम्परेचर को ऑल की जगह लो या हाई पूछेगा, इनमें से कोई दूसरा रिएक्शन दे सकता है और इसमें भी किसी दूसरे रिएक्शन के लिए सेम चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। तो ये था केमिकल रिएक्शन को लेके मेरा ये लेक्चर। इसके बाद मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ओके।